बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं खनिज पोषण के बारे में, तो खनिज पोषण का हमारा एक लास्ट वीडियो बचा है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में। तो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, उनकी अलग अलग जो भूमिकाएं हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी में आप लोगों का जो इंतजार वाला पोर्शन था कि भाई मैम कौन से रोग है वो पूछे जाते हैं, तो रोग जो यहाँ पे आपको ब्रैकेट किए हुए दिखाई दे रहे हैं वो ब्रैकेट किए हुए रोग है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बोरोन, कॉपर, जिंक और या आयरन के बारे में। तो ये सारे के सारे तत्व हम लोगों ने देखे कि जब हम लोगों ने सारे डेवलपमेंट पढ़े थे तो उसमें भी ये चारों के चारों तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोन के बारे में। तो बोरोन कितना परसेंट है? 0.0001% है, ठीक है। फिर बोरिक अम्ल, बोरेट और टेट्राबोरेट की फॉर्म में ये एब्सॉर्ब किए जाते हैं मृदा के द्वारा। हम देखेंगे जितने भी खनिज है वो सारे के सारे खनिज है वो कहाँ से लिए जा रहे हैं? मृदा से लिए जा रहे हैं। H2 है वो मृदा से ही लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन है वो CO2 स्टोमेटा के थ्रू लिया जा रहा था रंध्रों से, बाकी सारी चीजें हैं वो मिट्टी से ही ली जाती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे भूमिकाएं लिखी है, कुछ न्यूनता के लक्षण लिखे हैं। आपके बुक में 5-5, 6-6 भी दे रखे हैं, तो आप लोगों में पढ़ना हो तो आप वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना है वो सफिशिएंट है। जैसे हम बोरोन के बारे में बात करें तो बोरोन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको 1 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, तो वो है फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण। जो फ्लोएम होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट शर्करा का जो स्थानांतरण है वो बोरोन की हेल्प से किया जाता है। बाकी कोशिका विभाजन है वो आप देख सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा परागकण के अंकुरण में, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन में भी ये क्या रहेगा? रेस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूनता के लक्षण की। तो न्यूनता लक्षण क्या रहेंगे इसमें? पत्तियां मोटी और गहरे रंग की हो जाएगी। और उसके बाद में एक EMP साइकिल हम लोग पढ़ने वाले हैं। EMP साइकिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे HMP या PPP साइकिल भी इसको बोलते हैं, तो वहां चेंज हो जाएगा ये। और हेड और चिकन एक डिजीज है, तो हेड और चिकन डिजीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें अंगूर के छोटे और बड़े अलग अलग प्रकार के गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंड चिकन रोग। तो ये बोरोन की कमी के कारण होने वाला रोग है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर आपको ध्यान में है Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0.0001% यहाँ पे इसकी पादप में प्रतिशत रहेगा। कॉपर आयन Cu+2 की फॉर्म में ये एब्सॉर्ब किया जाएगा। अब इसके यहाँ पे प्रमुख भूमिका क्या रहेगी? ऑक्सीकरण और अपचयन जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। उन दोनों प्रकार की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को परिवहित करने का काम है। इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में जो काम आता है वो कौन काम आता है? यहाँ पे कॉपर काम आता है, ठीक है। उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन का भी प्रमुख घटक यही है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसमें यहाँ पे डिजीज है वो क्या है? नींबू में शीर्षारंभी रोग, तो इसको तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट रख लीजिए। बाकी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि पांड शीर्ष में इसमें हरी मीनता पाई जाती है। हरी मीनता का मतलब आपको ध्यान में है, हरी मीनता की मैंने ट्रिक भी बता दी थी, क्लोरोसिस की जो ट्रिक बताई थी जो ना कि वो मोंक वाली, ठीक है, तो आप वहां से ध्यान में रख सकते हैं। तो हरी मीनता बहुत अलग अलग प्रकार की है, कहीं पे शीर्ष में पाई जा रही है, कहीं अंतःशीरीय पाई जाती है, ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ये जो शीर्षारंभी रोग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नींबू में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक के बारे में। तो जिंक है वो 0.002% और जिंक आयन Zn+2 की फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा कि वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण। वृद्धि हार्मोन हम लोग 13वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वृद्धि हार्मोन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है? IAA हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इसके फॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? जिंक है। यदि जिंक उपस्थित नहीं होगा तो सीधा सीधा कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन डेवलप नहीं होगा और पादप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो जिंक है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड के लिए। फास्फोरस के अवशोषण को भी ये नियंत्रण करता है कि कितना फास्फोरस उसको अवशोषित करना है, कितना नहीं करना है। अब यहाँ पे जो 2 रोग हैं वो कौन से हैं? एक तो लघुपांड रोग, इसकी कमी के कारण पत्तियां वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। पादप वो कैसा हो जाएगा? बोना हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है ना ये। तो लघुपांड रोग आप याद रख सकते हैं। उत्तक श्वेत उत्तक क्षयी रोग है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं।
और फ्लोएम इसमें विकृत हो जाते हैं। तो ये 3 बातें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं आयरन। आयरन Fe से रिप्रेजेंट होता है 0.01% यहाँ पे इसके प्रतिशत, Fe2+ और Fe+3 इसके फॉर्म में ये मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। अब यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो क्या है कि क्लोरोफिल के निर्माण में तो सहायक है, लेकिन क्लोरोफिल की संरचना में भाग नहीं लेता। क्लोरोफिल की संरचना हम लोगों ने देखी थी, Mg पाया जाता है, उसकी संरचना में N पाया जाता है। तो Fe क्या करेगा, उसके निर्माण में सहायक होगा लेकिन संरचना में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप लोग को इसका ध्यान रखना है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। कोशिका विभाजन ETS में और श्वसन की बहुत सारी रिएक्शन हम लोग जो आगे 10th 11th और 13th चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे ये सारे के सारे आपके फिर से दोहराए जाएंगे, ठीक है। कोशिका विभाजन है वो अवरुद्ध हो जाएगा, पादप वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो इस टाइप से आप लोगों को मैंने कहा है कि हर एक एलिमेंट के 2 भूमिका और 2 न्यूनता के लक्षण आपको अच्छे से देखने हैं। तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो हमारे बाकी 4 है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद में हम लोग एंजाइम वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारी पादप कार्य की फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों अब हम लोग जो बाकी के 4 तत्व और हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन कितना परसेंट होता है, 0.01% होता है। और क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन Cl- की फॉर्म में भूमि से अवशोषित किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रमुख भूमिका क्या रहेगी, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में। ये जैव रासायनिक का संरचनात्मक तत्व नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। और उसी के साथ में विद्युत आवेश होते हैं जो एनाइन और कैटाइन होता है, उनको बैलेंस करने का, विद्युत आवेशों को बैलेंस करने का काम, संतुलित करने का काम है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे इसके जो न्यूनता के लक्षण है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ आप याद रख सकते हैं कि चित्त का प्रापन हो जाता है, पत्तियों के अंदर उत्तक्ष हो जाते हैं और जड़ों में वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मॉलिब्डेनम के बारे में। तो मॉलिब्डेनम में यहाँ पे एक रोग पड़ने वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिब्डेनम में वो 0.001% पाया जाता है। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MoO2 के फॉर्म में ये भूमि से अवशोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि नाइट्रोजनेज एंजाइम में मैंने आपको बताया वही है कि MO है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ काम आते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या उपापचय के अंदर काम आते हैं। पत्तियों में हरी मीनता और फूल गोभी में पाया जाने वाला विफ टैल रोग, ठीक है, पत्तियों में विकृतिपन पाया जाता है, उसको विफ टैल रोग कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विफ टैल रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो किस तत्व की कमी के कारण होगा, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.005% इसका प्रतिशत होता है और मैग्नीज आयन Mn+2 की फॉर्म में ये एब्सॉर्ब किया जाता है। अब इसकी भूमिका रहेगी प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है और O2 के उत्पादन में, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें C6H12O6 के साथ में O2 भी रिलीज होता है। जिस किसी को ये रिएक्शन नहीं ध्यान में है तो हम ये रिएक्शन है वो 10th चैप्टर में वापस पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। O2 को रिलीज करने में ये सहायक रहेगा, श्वसन की क्रियाओं में भी ये कई जगह सहायक रहता है। तो आपको जो बात ध्यान में रखनी है, मैग्नीज के कारण जो 3 रोग दे रखे हैं आपकी बुक में कि मटन में मार्श रोग पाया जाता है, जई में ग्रे स्पीक रोग पाया जाता है और चुकंदर में स्पिकलड येलो रोग पाया जाता है। तो ये आप लोग इनको यहाँ पे चाहे रट्टा मारो चाहे कहीं पे भी लिख के छोड़ो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं निकल के बारे में। 0.01% है ये, Ni+2 के फॉर्म में ये एब्सॉर्ब किया जाता है और इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य ये है कि हम जो यूरिएज एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंजाइम भी पढ़ने वाले हैं। तो यूरिएज एंजाइम का जो प्रमुख घटक है वो कौन है, यहाँ पे निकल है, ठीक है। और इसका कोई खास न्यूनता लक्षण है नहीं, आप एक उत्तक्ष है वो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब कहीं में आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मैम क्लोरोसिस में ये सब लिखवाए थे लेकिन क्लोरोसिस काफी में आ गया, मतलब हरी मीनता है वो काफी में आ गया, उत्तक्षय भी काफी में आ गया। उत्तक्षय तो मैम ने कुछ एक तत्व में ही लिखवाया था, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
उत्तक्षय, हरी मीनता ऐसे है कि जिनकी कमी के कारण कोई ना कोई और तत्व भी इफेक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है कि और तत्वों के कारण भी हरी मीनता अलग अलग प्रकार की पाई जा सकती है। तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। नीट के लेवल पे यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको वो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, अदरवाइज आपको अपनी बुक को ही फॉलो करना है। और बुक में जो इम्पोर्टेंट था या बुक में आप लोग जिस टाइप से सारणी बना के पढ़ सकते हैं वो मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। ये सारी पिक्चर्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ में आपके फ्रेंड्स भी पढ़ते रहेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान थोड़ी होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, यदि आपको फ़ायदेमंद लग रहा है तो ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इसके बाद में सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण था जो आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। आपको वापस नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि हम लोग उस चैप्टर को 7th चैप्टर में पढ़ चुके, तो वापस हमें खनिज की माथाफोड़ी नहीं करने की आवश्यकता। तो आप लोग इस टाइप से सारे के सारे नोट्स है वो कंप्लीट कर लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।